नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से रेडियो जागो 90.4 FM का विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक नजर सुनिए। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह भर की प्रमुख जो घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है गर्मी का मौसम और मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। वहीं देखिए दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और बारिश से लोग ठंड से भी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के साथ ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और ठंड हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। और मुख्य वजह है जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का गर्म होता पानी, हवाएं और वायुमंडल में बढ़ती नमी जैसी परिस्थितियां तूफानों की तीव्रता को बढ़ा रही हैं। दुनिया भर में तटीय तूफान तेज गति से बढ़ने लग गए हैं। पहाड़ इस बार सूखे और आग की चपेट में हैं। सर्दियों में बर्फबारी नहीं होने और बादलों के लगातार नहीं रहने से नैनीताल का जल स्तर भी गिर रहा है। नैनीताल के किनारों पर 4 साल बाद फिर डेल्टा नजर आने लगे हैं। झील का जल स्तर 2 फीट 1 इंच पर आ गया है, जबकि सामान्य तौर पर इन दिनों जल स्तर 5 से 6 फीट तक रहा करता है। 2021 के बाद ये सबसे निचला स्तर है नैनीताल में। तो मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सिंचाई विभाग ने भी जल संसाधन से झील से सीमित मात्रा में पानी खींचने की मांग की है। जल्द बारिश नहीं हुई तो पर्यटन सीजन में पानी का संकट भी मुसीबत का सबब बन सकता है। तो इसी हफ्ते भारतीय रेल ने भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि अब 4 तरह की श्रेणियों में बदल दी जाएंगी पुरानी सभी ट्रेनें और छोटी दूरी के लिए चलेंगी वंदे भारत मेट्रो और मध्यम दूरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी 7 से 8 वर्षों में सारी ट्रेनों को बदल देने की तैयारी कर रहा है रेलवे विभाग। 200 किलोमीटर तक के सफर के लिए वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलेंगी और 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी और 800 किलोमीटर से अधिक दूरी के सफर के लिए एसी वाली वंदे भारत स्लीपर चलेंगी, जबकि बिना एसी के अमृत भारत एक्सप्रेस भी चलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बड़ा निर्णय लेकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बार है अपनी कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 पद आरक्षित अवश्य करे। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वास्तविकताओं पर विचार करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए, ताकि झूठी या अतिरंजित शिकायतें जो अक्सर दर्ज होती हैं पुलिस में, उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इस हफ्ते कि हिंदू विवाह नाचने गाने खाने पीने या वाणिज्यिक लेन देन का अवसर नहीं है। वैध रस्मों को पूरा किए बिना किसी शादी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती, जहां विवाह सतपति यानी दुल्हा एवं दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना होता है। जैसे रस्मों के अनुसार अगर नहीं किया गया है तो उस विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। अप्रैल में पेट्रोल की खपत 12.3% बढ़कर 29.7 लाख टन हो गई, क्योंकि इस समय चुनाव का भी सीजन चल रहा है और पेट्रोल और डीजल दोनों की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के अयोध्या में दर्शन किए और राष्ट्रपति ने सरयू में आरती भी उतारी और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा भी वहां पे किया गया। वहीं जीएसटी संग्रह पहली बार 2 लाख करोड़ के पार हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के चलते घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत वृद्धि के दम पर जीएसटी ने अप्रैल 24 में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा परिणाम 20 मई तक घोषित होने का जो है कयास लगाया जा रहा है। सीबीएसई ने स्थिति को स्पष्ट किया है और दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी अप्रैल के बीच में हुई थी। दोनों परीक्षाओं में इस साल देश भर से करीब 39 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो इसके नतीजे जो हैं सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पे भी आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाने से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 29 मई तक आवेदन किया जा सकता है। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 14 जून को होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में संपादित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के दौरान मारे गए लोगों में अधिकांशतः 18 से 35 वर्ष के बीच रहे हैं और 2023 में 6,349 दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु भी हुई है। लगातार कहा जाता है कि हेलमेट पहने अगर होते तो बच जाती ये 4,907 युवाओं की जान। सड़क हादसे रोकने के लिए पहले दोपहिया वाहन युवाओं को जागरूक करना होगा। इसके लिए वाहन चालकों के मोबाइल पर SMS सरकार भेजने की तैयारी में है और इस समझौते के बाद नियमित रूप से 1 करोड़ युवाओं को स्लोगन के साथ मैसेज भी भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हरदोई के मल्लावा क्षेत्र के मूल निवासी ब्रजेश पाठक को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एम्बेसडर अभियान में दूसरी बार उन्हें टॉप 5 की सूची में पहले नंबर पर उनको स्थान मिला है। यह लगातार दूसरा मौका है जब वह इस सूची में पहले पायदान पर रहे हैं। इस समय चुनाव का उत्सव हो रहा है और इस चुनाव के उत्सव में निर्वाचन आयोग चुनाव के नतीजे घोषित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM के साथ सिंबल लोडिंग इकाइयों को भी कम से कम 45 दिन तक संरक्षित रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद SLU के रखरखाव के संबंध में संशोधित प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया है और आज के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसका पालन करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। हरदोई में बिजली की समस्या को लेकर के शहर में उपभोक्ताओं को अब JE व SDO के नंबर तलाशने नहीं होंगे। विभाग की ओर से विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर कंट्रोल रूम हरदोई में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ उपभोक्ताओं की शिकायत सुनकर उनका निदान किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हरदोई शहर में 72,000 विद्युत उपभोक्ता हैं। इनको शहर में संचालित 1 दर्जन विद्युत उपकेंद्रों से आपूर्ति भी की जाती है। हरदोई में लोकसभा के 2 क्षेत्र हैं, एक हरदोई सुरक्षित लोकसभा का क्षेत्र और दूसरा मिश्रित सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र। दोनों में 3,338 बूथों पर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं नजर रखने के लिए और इसमें लोकसभा के मतदान में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो पाए, इसके लिए 36 कंपनियां CRPF का भी इंतजाम किया जा रहा है। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। 13 मई को हरदोई में वोटिंग है और EVM की कमीशनिंग का कार्य शुरू हो गया है। पहले दिन विधानसभा कमीशनिंग कार्य ARO की देखरेख में कराया जाएगा। इस बीच कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। हरदोई में चुनाव को लेकर के हरदोई सुरक्षित लोकसभा सीट पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश, समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा और बसपा के भीमराव अंबेडकर के साथ भारतीय कृषक दल के प्रदीप कुमार तथा निर्दलीय प्रफुल्ल कुमार, शिव कुमार, अवधेश कुमार, पीपुल्स पार्टी के श्याम कुमार, जस्टिस पार्टी के इंद्रेश पाल और निर्दलीय सुनील वर्मा, मुन्ना लाल, ब्रह्म प्रसाद तथा ओम प्रकाश इस बार चुनाव में मैदान में है। रसखान प्रेक्षागृह में लगातार इस समय चुनाव के कार्य में जिन कार्मिकों को लगाना है प्रशिक्षण को दिया जा रहा है, जिससे कि चुनाव शांति, निष्पक्ष और पूर्ण रूप से भेदभाव रहित संपन्न कराए जा सके के लिए जिलाधिकारी लगातार इन प्रशिक्षण कार्यों की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ मतदाता जागरूकता की मुहिम को भी एक नया रंग दे रहे हैं। हरदोई में मतदाता जागरूकता की लगातार मुहिम इसलिए चलाई जा रही है जिससे कि हरदोई में पिछले लोकसभा चुनाव मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ था, आसपास के जिलों से भी कम हुआ था, उसको किसी तरीके से बढ़ाया जा सके। आज हरदोई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मल्लावा कस्बे के जूनियर हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने हरदोई के लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, कृषि कार्यों में जो उनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ किसानों को समर्थन मूल्य के बारे में भी उन्होंने कहा कि किसानों की अच्छी गेहूं की फसल हुई है, इससे उनको लाभ होगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से रेडियो जागो 90.4 FM का साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक नजर। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।